Good morning. Good morning. Hello, am I audible? Hello. My voice is clear? Morning, sir. Okay. So, let me connect my pen. Is the screen visible? Yes, sir. So, we will continue with the advantages and disadvantages of the moving iron instrument. I have already uploaded as well as shared the required documents, required PDF and required class notes with yours here, and also uploaded the notes in Google Classroom. वहां से देखना जो बुक का नोट्स है एज वेल एज जो हम लोग क्लास में के उसका नोट्स है हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर दिए. सो लेट अस कंटिन्यू विथ मूविंग आयरन. एंड यहाँ पर हम लोग कल देखे कि जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन एंगल थीटा, इट इज एक्चुअली हाफ आई स्क्वायर बाय के dl d theta. So theta is proportional to I square. If other terms mean k means kc, spring constant is always constant. So if dl d theta is constant, if it is constant, then theta equals to or theta proportional to I square. हम लोग के सिलेबस में या फिर फॉर सेमेस्टर एग्जाम पर्पस इस पे मानते चलते हैं कि dl d theta is constant. बट एक्चुअली हम लोग और भी एनालाइज कर सकते हैं कि if dl d theta is not constant then what will happen. ये एनालाइजेशन हायर क्लास में या फिर तुम लोगों का बुक में होगा, तो कोई फॉर नॉलेज पर्पस तुम लोग देख सकते हो. अदरवाइज इट इज sufficient to understand that theta is proportional to I square. Thereby we get unidirectional torque for AC as well as DC. Now what are the advantages? What are the advantages? Advantages mainly, first I can write it is robust in construction, robust in construction and cheap, relatively cheap. We can say relatively cheap. So it is one advantage. Second advantage, it is used for DC and AC both DC and AC both, because theta is proportional to I square. So deflection I पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या फिर बोथ हो, AC के लिए थीटा का यूनिडायरेक्शनली होगा. ठीक है, थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिफ्लेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड. फाइन. डिसएडवांटेज में हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिसएडवांटेज में हम लोग लिख सकते हैं, इफ हम लोग देखें कल की जो स्केल है लोअर पार्ट में जो स्केल है, लोअर पार्ट में जो स्केल है, ये स्केल क्रैम्प, स्केल इज क्रैम्प. क्रैम्प मतलब बहुत नजदीक एक दूसरे के साथ वैल्यू है, मतलब 0 to 10 के बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, 10 to 20 के बीच डिस्टेंस उससे बढ़ गया, फिर 20 to 30 के डिस्टेंस उससे बढ़ गया, फिर ऐसा थोड़ा धीरे धीरे यूनिफॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है लो है, इट इज कॉल्ड क्रैम्प. बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है ना? ऑब्वियसली पॉइंटर कोई मेरा पॉइंटर इसके अंदर आ जाएगा 10 to 20 में, तो वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट व्हाट इज द रीडिंग. हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि रीडिंग क्या है. बट 0 to 10 के अंदर पॉइंटर आएगा
तो रीडिंग उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो गैप है बहुत कम है। और हम लोग प्रैक्टिकली समझो कि कोई भी मीटर मेरे पास है और मीटर को जो रीडिंग है बहुत गैप कम होगा और उसमें पॉइंटर फंस जाएगा, तो मुझे समझ में नहीं आएगा ये 10.1 है या फिर 10.2 है या फिर 10.3 है, ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा। लेकिन गैप ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा, नहीं इट इज डेफिनेटली 10.2। तो so that is important, that is one disadvantage we can say। and second disadvantage is यहाँ पर हम लोग यूज करते ना इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर हम लोग बेसिक प्रिंसिपल में हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, जो पावर है, ठीक है, पावर मतलब जो मैग्नेटाइज कर सकता है, जो आयरन है उसको मैग्नेटाइज करेगा, ठीक है, जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, दैट कैन बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन राइट हियर द magnetism property of main magnetic field, the magnetism property of the main electromagnet, it can be affected, by the external magnetic field, external magnetic field, external magnetic field। Okay, so it can be affected by external magnetic field। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर थर्ड डिसएडवांटेज क्या होगा? देखो ये एसी में काम करता है, एसी का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जब एरर इन द मूविंग आयरन मीटर हम लोग जब देखेंगे तब देखेंगे कि यहाँ पर हिस्टेरिसिस एरर, हिस्टेरिसिस एरर, हिस्टेरिसिस एरर, हिस्टेरिसिस एरर यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। हिस्टेरिसिस एरर क्या है हम लोग उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर हिस्टेरिसिस एरर आ सकता है जो एक डिसएडवांटेज है। एंड फोर्थ डिसएडवांटेज इज, देखो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा था, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग है, जो करंट एंड वोल्टेज का रेंज है बहुत कम था, इसलिए जो पावर कंज्यूम हो रहा था दैट पावर इज वेरी लो, ठीक है, पीएमएमसी टाइप के लिए। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर हम लोग इजीली देख पाएंगे कि जो पावर है दैट इज लार्ज। क्योंकि दिस इंस्ट्रूमेंट इज कैपेबल टू मेजर large amount of voltage and large amount of current, that is why it can consume large power। So large power is consumed, large power is consumed। I am again repeating the both things। First one is advantage में हम लोग देखें कि ये डीसी एंड एसी बोथ काम कर सकता है, तो एक ही मीटर में हम लोग डीसी एंड एसी फाइन हो जाएगा। फिर हम लोग डिसएडवांटेज में देखें कि लोअर पार्ट में स्केल क्रैम्प्ड आ रहा है, अपर पार्ट में स्केल एक्सपेंडेड आ रहा है, तो स्केल का यूनिफॉर्म गैप नहीं है। सो दैट इज वन डिसएडवांटेज। क्यों है हम लोग डिस्कस किए। सेकेंड हम लोग देखें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है, दैट कैन बी अफेक्टेड बाय, बाहर तो कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो इसमें अफेक्ट करेगा। और मेरा जो पॉइंटर मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसका ही दिक्कत हो जाएगा, तो पॉइंटर ठीक से मूव नहीं करेगा, मेरा रीडिंग में एरर आ जाएगा। फाइन, हिस्टेरिसिस एरर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि लार्ज पावर कंज्यूम, ये क्या है ना, ये जो मीटर है मेरा ऑलमोस्ट 50 एम्पियर करंट ले सकता है, ठीक है, या फिर 100 वोल्टेज या फिर 250 वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज भी ये ले सकता है, इस उस वोल्टेज में काम कर सकता है, ठीक है। तो समझो कि 250 वोल्टेज में ये काम कर रहा है एंड 10 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, तो कितना पावर ड्रॉ होगा, 2500 वाट पावर ड्रॉ होगा, ठीक है। सो दिस मीटर इज कंज्यूमिंग very large amount of power, so that is another disadvantage।
सो ये 4 डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट, बुक में और भी है, उसको देख लेना। नाउ हम लोग अभी आएंगे एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मीटर, दैट इज जैसे पीएमएमसी टाइम में हम लोग देखे कि उसका रेंज बहुत कम है, करंट एंड वोल्टेज का रेंज बहुत ही कम है, इसलिए वी हैव टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ द पीएमएमसी मीटर। ओके, यहाँ पर भी मूविंग आयरन हम लोग क्या कर सकते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट is used for large voltage and current. Moving iron instrument itself, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, moving iron itself, this MI type instrument can be operated at higher current and at higher voltage than PMMC। ठीक है, हायर करंट मतलब वी कैन से अप टू 50 एम्पियर तक ये काम कर सकता है। ठीक है, इट इटसेल्फ कोई भी एक्सटर्नली कुछ भी शंट रेजिस्टेंस या फिर सीरीज रेजिस्टेंस मुझे नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी हाई वोल्टेज एंड हाई करंट में काम करेगा। बट उसका भी एक लिमिटेशन है, जैसे हाई करंट मतलब अप टू 50 एम्पियर में काम कर रहा है, और मुझे सपोज मुझे चाहिए कि उससे ज्यादा, मतलब इसका जो एक मीटर का जो लिमिट है, सपोज 50 एम्पियर ये लिमिट है, ये 50 एम्पियर करंट ड्रॉ कर सकता है, बट मुझे चाहिए उससे भी ज्यादा करंट ड्रॉ करने के लिए, उससे भी ज्यादा करंट मेजर करने के लिए। तब कैसे करेंगे कि सपोज मेरे पास एक लोड है, आई हैव अ लोड, सपोज आई हैव अ लोड। ठीक है, ये जो मेरा लोड, दिस इज माई लोड। ठीक है, दिस इज माई लोड, एंड ये लोड क्या कर रहा है, मैं ये लोड सपोज 100 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, और मेरे पास जो एमीटर है उसका लिमिटेशंस, उसका एक लिमिटेशन से, क्या लिमिटेशन से, ये 50 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है, उसके ज्यादा ये करंट इस एमीटर में फ्लो होगा तो क्या होगा, एमीटर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये एमीटर कैसे हम लोग इस लोड के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे पीएमएमसी टाइम में हम लोग देखे कि एक शांत रेजिस्टेंस हम लोग ऐड कर देते थे, पीएमएमसी टाइप में उसका जो करंट रेंज है उसको एक्सटेंड करने के लिए हम लोग एक शांत रेजिस्टेंस ऐड करते थे, जो मैंगानीन या फिर कांस्टेंटाइन से बना हुआ रहता था। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी शांत रेजिस्टेंस यूज नहीं करेंगे, हम लोग को ऑलरेडी पता है कैसे क्या करना है। हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सीटी, करंट ट्रांसफार्मर, एप्लीकेशन ऑफ सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का काम क्या है ना, करंट ट्रांसफार्मर का काम यही है कि इसका करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में हाई करंट और लाइन करंट फ्लो होता है, और सेकेंडरी में जो लो करंट, सोचो 500:1। ठीक है, तो लाइन करंट जाएगा और प्राइमरी में जाएगा 500 एम्पियर, और सेकेंडरी में जाएगा करंट ट्रांसफार्मर का 1 एम्पियर करंट ओनली। ठीक है, सो लाइक दिस वे आई कैन ड्रॉ, दिस इज माय प्राइमरी एंड दिस इज माय सपोज सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक सीरीज में ये जो मेरा एमीटर है, ये एमीटर कनेक्ट कर देंगे, और जो लोड है ये मेरा लोड है। ठीक है, ऐसा ये जाएगा, तो सपोज यहाँ पर मेरा 100 एम्पियर करंट जा रहा है, एंड सपोज करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो के हम लोग देखेंगे, तब देखेंगे कि यहाँ पर मेरा जो करंट जाएगा, यहाँ पर जो मेरा करंट जाएगा ये सपोज 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो वी कैन इजीली मेजर व्हाट, क्या इस एमीटर में क्या करंट जा रहा है, मुझे पता है कि 2 एम्पियर करंट जा रहा है, मुझे करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो पता है, वी नो द सीटी रेशियो, उससे हम लोग पता चल जाएगा कि ये जो प्राइमरी है, ये प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है, हेंस ये लोड में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ सीटी। हम लोग सीटी अप्लाई करके दैट इज करंट ट्रांसफर अप्लाई करके हम लोग इजीली मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में करंट, जो एमीटर का करंट रेंज हम लोग मेजर कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो तुम लोगों का एग्जाम पर्पस नहीं आएगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ, मतलब उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर बुक में पढ़ लेना।
जस्ट मैं फॉर नॉलेज पर्पस मैं क्वेश्चन ये बोल देता हूँ कि जो पीएमएमसी टाइप में हम लोग करंट एक्सटेंड करने के लिए शांट यूज करते थे, शांट रेजिस्टेंस यूज करते थे, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शांट रेजिस्टेंस will not be used. Shunt resistance will not be used to extend the range of ammeter in MI. ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है कि ये क्यों, व्हाई ये हम लोग क्यों यूज नहीं करेंगे शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, एग्जाम पर्पस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानने के लिए ये जान सकते हो, बुक में है कि ये शंट रेजिस्टेंस पीएमएमसी में यूज कर रहा है, बट यहाँ पर मूविंग आयरन में हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं। सो ये जो टॉपिक था, टॉपिक का नाम पहले मैं लिख देता हूँ। इस पोर्शन का नाम था कि एक्सटेंशन इन रेंज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो एक्सटेंशन ऑफ रेंज। फाइन, इसमें हम लोग फर्स्ट देखे कि एमीटर, जो एमीटर है, एमीटर एज ए एमीटर एक मीटर को यूज करेंगे तो कैसे ज्यादा करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेंज का मतलब यही है कि जो एमीटर का लिमिटेशन से उससे ज्यादा करंट मेजर हो। जो पीएमएमसी टाइप में 100 मिली एम्पियर लिमिटेशन था, हम लोग मेजर करने वाले थे 10 एम्पियर तक या फिर उससे ज्यादा एम्पियर तक। कैसे करने वाले थे ना, शंट रेजिस्टेंस करके। यहाँ पर सपोज मूविंग आयरन में 50 एम्पियर लिमिटेशन से हम लोग 100 एम्पियर या फिर 200 एम्पियर मेजर करेंगे। कैसे करेंगे ना, एक इजीली एक सिटी कनेक्ट कर दो, सिटी कनेक्ट कर दो तो करंट ऑब्वियसली जैसे मैंने देखा, वी कैन इजीली मेजर द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। नाउ सेकंड आई कैन राइट एज अ voltmeter, as a voltmeter. Now this पीएमएमसी टाइप में हम लोग जब एज अ वोल्टमीटर हम लोग काम करते थे, एज अ वोल्टमीटर जब हम लोग पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में काम करते थे, तब क्या देखते थे, तब देखते थे कि हम लोग एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे। सीरीज रेजिस्टेंस, वी आर कनेक्टिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस इन with the meter जब हम लोग एज अ वोल्टमीटर एक्सटेंशन करते थे। एक सेकंड, लेट मी करेक्ट माय हेडफोन। सपोज दिस इज माय मीटर, हम लोग दिस इज माय एमआई टाइप मीटर, मूविंग आयरन टाइप मीटर। ठीक है, दिस इज माय मूविंग आयरन टाइप मीटर। इसका एक ऑब्वियसली इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज Rm. Rm is the internal resistance of the meter and इंडक्टेंस भी रहेगा, क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेट के हिसाब से ये काम कर रहा है, एसी में भी ये काम करेगा, तो इसका एक इंडक्टेंस भी रहेगा, दैट इज Lm. ओके, सो अगेन आई एम राइटिंग दिस पार्ट, दिस मीटर इज एमआई टाइप मीटर एंड इसका जो रेजिस्टेंस है Rm एंड Lm इज द इंडक्टेंस। फाइन, हम लोग एक्सटेंशन ऑफ रेंज करने के लिए हम लोग क्या बताए कि वी विल कनेक्ट अ resistance in series. This is a resistance in series with the meter, with the meter. Okay, with the meter. Suppose it is my load, it is my load and load के across हम लोग voltage volt meter कनेक्ट किए, obviously across नहीं होगा। ठीक है, and the you know the resistance that is being connected, it is Rs. So I can write here Rs is the series resistance that needs to be connected in series
with the moving iron type voltmeter, और ये आरएस सीरीज रेजिस्टेंस का जो कंस्ट्रक्टिव जो मटेरियल है पिछले पीएमएमसी टाइप का ही ये सेम ही है, ये कांस्टेंट टर्म या फिर मैंगानीन हम लोग यूज करते थे, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस सेम मटेरियल कांस्टेंट टर्म और फिर मैंगानीन हम लोग यहाँ पर यूज करते थे जो पीएमएमसी टाइप में यूज किए थे, ठीक है। सो आई कैन राइट हियर इट इज फॉर एसी वी कैन यूज एज कांस्टेंट टर्म मटेरियल और मैंगानीन मटेरियल। इस दोनों का इस दोनों का प्रॉपर्टी क्या था ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये दो एलिमेंट ये दो मटेरियल उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस उतना इंक्रीज नहीं होता है, रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है, रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं आता है। अच्छा, नाउ दिस RS is greater than 10 times of RM, ओके। ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है ये RM मीटर रेजिस्टेंस से 10 टाइम्स से ज्यादा है। नाउ इसमें कैसे वोल्टेज मेजर होगा, हाई वोल्टेज मेजर होगा, कैसे हम लोग देख लेते हैं। वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज इज VM एंड द होल वोल्टेज इज V। सो व्हाट इज VM? यहाँ से मेरा करंट फ्लो हो रहा है IM, इस लाइन में मेरा करंट फ्लो हो रहा है सपोज IM। सो VM इक्वल्स टू IM इंटू ZM, और IM इंटू ZM क्या है ना, मीटर का इम्पिडेंस RM स्क्वायर प्लस ओमेगा LM होल स्क्वायर। ओमेगा LM इसका होल स्क्वायर। This is the meter impedance. This is the meter impedance of the meter. And VM is the, देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हूँ, this here is it is plus, here it is minus. So VM is the voltage across the meter, और we can say जो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ रहा है, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ रहा है VM, ठीक है। बट एक्चुअल वोल्टेज क्या है? एक्चुअल वोल्टेज है पूरा ये पूरा ब्रांच का एक्चुअल वोल्टेज इज V। सो व्हाट इज V? V is IM into the total impedance, or IM into it is RM plus RS whole square plus omega LM whole square, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस का कोई भी आइडियली उसका कोई भी इंडक्टेंस ये सब कुछ नहीं है। सो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे पिछले पीएमएमसी की तरह, पीएमएमसी में हम लोग समझ गए थे कि एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। व्हाट इज दिस थिंग? इट इज रेशियो ऑफ टोटल वोल्टेज बाय VM। I can write here V is the total voltage across the load, or it is the actual voltage. It is the actual voltage I can write. And what is VM? VM is the meter reading voltage. Suppose मेरे पास ऐसा वोल्ट मीटर है जो वोल्ट मीटर 100 वोल्टेज तक मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकता है, बट लोड के अक्रॉस वोल्टेज है 250 वोल्टेज। तो उस सेम वोल्ट मीटर को यूज करके कैसे हम लोग 250 वोल्टेज तक मेजर कर सकते हैं, उसको ही हम लोग देख रहे हैं। हम लोग क्या किए ना, उस 100 वोल्टेज लिमिटेशन वाला वोल्ट मीटर के साथ एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, फिर द होल थिंग दैट सीरीज रेजिस्टेंस अलोंग विद द वोल्टमीटर, उस होल थिंग को मैंने लोड के अक्रॉस में कनेक्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा V बाय VM, हम लोग देखेंगे। तो इट इज नथिंग बट RM प्लस RS होल स्क्वायर ओमेगा दिस डिवाइड बाय दिस। तो इसमें मेरा फायदा क्या हुआ? इसमें मेरा फायदा हुआ देखो, सो व्हाट इज V?
V equals to M into Vm. So V equals to M into Vm. तो इसमें क्या है ना, यहां पर M is known, M is known, or we can write it is given in the मीटर. मीटर का जो कवर होता है वहां पर एक पेपर में लिखा हुआ रहता है क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इस वोल्टेज में. हम लोग 250 वोल्टेज तक मेजर करेंगे तो क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेंगे, 50 हर्ट्ज में मेजर करेंगे तो क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेंगे, फिर 60 हर्ट्ज 300 में मेजर करेंगे तो क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है क्योंकि इट इज एक्चुअली गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, ये ऑलरेडी दिया हुआ रहता है. ठीक है, और मुझे Vm ये मेरा मीटर से मिल चुका है, मीटर रीडिंग इज Vm, मुझे ये मिल चुका है. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द एक्चुअल वोल्टेज रीडिंग. सो हम लोगों का Vm सपोज 100 वोल्टेज, M मुझे पता है कि सपोज 2, देन व्हाट इज एक्चुअल वोल्टेज रीडिंग, इट इज 200 वोल्टेज. एक्चुअल जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है 200 सिंपली. तो ये मीटर में जो प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे देखेंगे पता चल जाएगा कि जो एनालॉग मीटर में कैसे ऐसा हो रहा है. ठीक है, सेम पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में सेम आ रहा था, वहां पर भी हम लोग देखेंगे कि जो एक्चुअल रीडिंग आ रहा है, मतलब जो मीटर रीडिंग आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग देख पाएंगे कि जो एक्चुअल करंट या फिर एक्चुअल वोल्टेज कितना था. तो सेम पीएमएमसी में था, यहाँ पर भी सेम है, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकली देख लिए कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन द एलएम, मीटर का जो इंडक्टेंस एंड मीटर का रेजिस्टेंस एंड जो सीरीज रेजिस्टेंस ऑलरेडी कनेक्टेड है. तो ये हम लोगों को पता नहीं चलेगा, बट ये मैन्युफैक्चरर वालों जो मैन्युफैक्चर कर रहा है मैन्युफैक्चरर, उसको पता है कि क्या रेजिस्टेंस वो लोग कनेक्ट किए, क्या मीटर रेजिस्टेंस है एंड क्या मीटर का इंडक्टेंस है, तो वो लोग ऑलरेडी एम कैलकुलेट करके हम लोग को दे देते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज, वन पॉइंट नीड टू बी नोटेड, एक पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं इजीली कि एम, दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एम डिपेंड्स अपॉन ओमेगा और फ्रीक्वेंसी एफ. देखो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, यहाँ पर ओमेगा एक टर्म है तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, सो डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो लाइन में फ्रीक्वेंसी थोड़ा वेरिएशन आएगा. सपोज 50 हर्ट्ज में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज दिस, सपोज फ्रीक्वेंसी थोड़ा लो हो गया, 49.1 हो गया, फिर 49.5 हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक्चुअली जो लिखा हुआ है वो नहीं आएगा. हाँ, क्योंकि 50 हर्ट्ज में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखा हुआ है, बट 49.5 में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है वो तो कभी लिखा हुआ नहीं रहता है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का वैल्यू चेंज होएगा. सपोज 50 हर्ट्ज में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वैल्यू 2, 49.5 मेरा हो गया हर्ट्ज, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है मुझे पता नहीं चलेगा, तो एम का वैल्यू थोड़ा लो हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, कुछ हो सकता है, मतलब देयर विल बी अ वेरिएशन इन एम. सो उसमें क्या होगा, उस वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ स्मॉल एरर इन रीडिंग. स्मॉल हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, एरर इन रीडिंग. ठीक है, एरर इन रीडिंग. तो उसको कॉम्पेंसेट के लिए टू compensate this the frequency error, in multiplication factor of MI इंस्ट्रूमेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अ compensating capacitor is connected
अक्रॉस आर एस, जो सीरीज रेजिस्टेंस है, जो सीरीज रेजिस्टेंस यहाँ पर था आर एस एंड उसके बाद मेरा वोल्टमीटर था, इसके अक्रॉस हम लोग एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि कंपेंसेटिंग कैपेसिटर। इसका हम लोग बोलेंगे इट इज कंपेंसेटिंग कैपेसिटर। ठीक है, नाउ कंपेंसेटिंग कैपेसिटर काम कैसे करते हैं या फिर उसका जो न्यूमेरिकली हम लोग देखेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज, ये सब हम लोग को अभी नहीं चाहिए, बट किसी को जानने के लिए देख सकते हो। हम लोग सिर्फ इसका सोल्यूशन जान लिए कि जो फ्रीक्वेंसी एरर आएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। उससे बचने का रास्ता यही है, कंपेंसेटिंग कैपेसिटर ऐड कर दो, देन हम लोग इजीली उससे बच सकते हैं। फाइन, नाउ अभी तक टिल नाउ हम लोग देखें क्या देखें ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में देखें। फिर हम लोग देखें कि एक्सटेंशन ऑफ मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट एज अ एमीटर एंड एज अ वोल्टमीटर। फिर हम लोग देखें कि वोल्टमीटर में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में क्या एरर आ सकता है, इसको देखें। नाउ कमिंग टू another important term that is called the errors in MI type instrument. Errors in MI type instrument मतलब ये जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, इसमें क्या क्या एरर आ सकता है, रीडिंग में क्या क्या एरर आ सकता है। ओके, फर्स्ट यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि फर्स्ट वन, ड्यू टू हिस्टेरेसिस। देखो हिस्टेरेसिस क्या है, मुझे पता है हिस्टेरेसिस क्या है हम लोगों को ना। we know the hysteresis curve, we know the hysteresis curve. This is, sorry, one second. We know the hysteresis curve. This is the hysteresis curve, and this is the hysteresis curve. One second. So this is a small hysteresis curve, you know. Let me write it. यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है ना, मूविंग आयरन। इंस्ट्रूमेंट का नाम है मूविंग आयरन। सो देयर इज अ आयरन पीस। ट्रांसफार्मर में हम लोग देखे थे, वहां पर भी आयरन था, वहां पर था कोर में आयरन था। फाइन, तो जब आयरन पीस या फिर किसी भी मैग्नेटिक पीस आ रहा है, वहां पर एसी के लिए ऑब्वियसली सैचुरेशन आ रहा है। ये यहाँ पर एक सैचुरेशन आएगा, इधर अपर साइड में एक सैचुरेशन आएगा। इसका ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ, फिर भी तुम लोगों को पता है कि क्या हिस्टेरेसिस कर्व है। तो यहाँ पर एक इस पोर्शन में एक सैचुरेशन आ जाएगा, इस पोर्शन में एक सैचुरेशन आ जाएगा, और फिर दिस इज फ्लक्स वर्सेस करंट और बी बाई एच, फ्लक्स और बी आई और इट इज एच। ओके, क्योंकि एच इज प्रोपोर्शनल टू आई, बी इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो हिस्टेरेसिस एरर में क्या है ना, हियर वी हैव आयरन, तो हम लोग ऑब्वियसली किसी भी आयरन पीस में, एंड इट इज एसी, और हम लोग देखेंगे देयर विल बी सम हिस्टेरेसिस कर्व, देयर विल बी सम हिस्टेरेसिस कर्व हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्या है ना, जब करंट इंक्रीज हो रहा है, जब करंट इंक्रीज हो रहा है हियर इस पोर्शन में, करंट जब इंक्रीज हो रहा है, सपोज फॉर I1 करंट, I1 करंट हम लोग को फ्लक्स कितना मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा 5-1 सपोज। नाउ जब करंट डिक्रीज हो रहा है, जब करंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए करंट इंक्रीज हो रहा था,